जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए का जो पेपर हुआ है लास्ट टू लास्ट मंथ और एनडीए 2023 वाला, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीडीएस के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उम्मीद है आपने इन वीडियोज़ को देखा होगा। जैसा कि आपको पता है, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ जितने भी पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं उन सबका बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। सिविल सर्विसेज के पेपर में काफ़ी सारे सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड देखने को मिलते हैं और ये आपने मेरी एनालिसिस से भी समझा होगा। सिविल सर्विसेज 2022 की एनालिसिस में मैंने दिखाया है लगभग 25 से 30 जो सवाल हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड थे। काफ़ी सारे सवाल डायरेक्टली रिपीटेड भी थे। 2023 में ऐसे ही हमने देखा करीब 8-10 सवाल जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते थे और जो एनसीईआरटीज़ वगैरह के ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है क्योंकि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारी एनसीईआरटी से हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज से हैं, या वैसे सवाल जो सिविल सर्विसेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बस आपको अंत तक बने रहना है और काम वही करना है कि आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये पीडीएफ मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड की है, बहुत ही ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वे इन विच किंग्स इन एंशिएंट इंडिया अटेम्प्टेड टू क्लेम अ हायर स्टेटस। यानी ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो एंशिएंट इंडिया के जो किंग्स होते थे उन्होंने हायर स्टेटस क्लेम करने के लिए कौन सा तरीका नहीं अपनाया। आपको फोकस करना है नहीं पे। पहला ये है कि बहुत सारे जो डाइटीज़ हैं, जो अलग अलग देवी देवता हैं, उनसे अपना संबंध दिखाने का प्रयास किया। दूसरा, पोम्पस टाइटल्स यानी बहुत ही बढ़ चढ़ के टाइटल जैसे महाराज, धीराज, इस तरीके के जो पोम्पस टाइटल्स होते हैं उन्हें अज्यूम करा। तीसरा, हाई टैक्सेस लगाया। और चौथा ये है कि जो टेरिटरीज़ हैं, जो आसपास की टेरिटरीज़ होती हैं एक किंगडम के अंदर, उन टेरिटरीज़ को कन्क्वेस्ट किया, एनेक्स किया, यानी अपने साम्राज्य के साथ मिलाया। बेहद आसान सवाल है, केवल लॉजिक से आप इसका आंसर सोच सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई किंग है और वो चाहता है कि उनकी हायर स्टेटस बने, काफ़ी लोग उन्हें बढ़ चढ़ के पहचाने, उनका सम्मान हो, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर भी करी हैं। फॉर एग्जांपल हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे देखा है कि जो किंग्स होते थे वो अपने आप को डाइटीज़ से एसोसिएट करते थे काफ़ी सारे डाइटीज़ के साथ। जैसे अगर हम सातवाहन के अंदर देखें तो वो वासुदेव से यानी भगवान कृष्ण से एसोसिएट करते हैं। इसी तरीके से हम कुशाणाज में भी देखते हैं, इवन हर्षवर्धन के टाइम पे भी हम देखते हैं कि वो सेवाइट होते हैं। तो एंशिएंट इंडिया के जितने भी किंग्स हैं वो सब किसी ना किसी डाइटी से खुद को आइडेंटिफाई करते थे। दूसरा, अगर हम देखें पोम्पस टाइटल, तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने महाराज धीराज का टाइटल लिया था, महाराज धीराज। तो इसका मतलब ये है कि पोम्पस टाइटल भी लेते थे ताकि उनकी हायर स्टेटस बने। तीसरा, देखिए बिल्कुल इलॉजिकल बात है, अगर कोई राजा ज़्यादा टैक्स लगाता है तो क्या उससे हायर स्टेटस बनेगी या और वो डिफेम होगा, उसकी बुराई होगी कि ये किंग जो है ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा जनता पे प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। क्योंकि टैक्सेस लगाना और टैक्सेस को खास तौर से बढ़ाना ये तो ऑब्वियसली एक समस्या वाली बात है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, अगर कोई राजा अपने आसपास के टेरिटरीज को अपने टेरिटरी में शामिल करता है, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग किंग है, बाकी के किंग्स उसकी सुजरेनिटी के अंदर हैं और उसके बहुत सारे, इवन हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में कि कुछ जो किंग्स हैं वो कन्क्वेस्ट करते हैं। इवन समुद्रगुप्त के टाइम पे हम देखते हैं, समुद्रगुप्त के टाइम पे जब ये साउथ इंडिया पे अटैक करते हैं और बहुत सारे साउथ इंडिया के किंगडम्स को जीत लेते हैं, तो वो उन पर डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से डायरेक्टली रूल करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये क्या करते हैं, केवल उनसे टैक्सेज और जो भी गिफ्ट्स वगैरह है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इवन अशोक के टाइम पे भी हम देखते हैं कि जो एनेक्सेशन होता है कलिंग का या जो कन्क्वेस्ट देखने को मिलता है, ये ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न रहा होगा ताकि वो हायर स्टेटस क्लेम करे। भले ही बाद में जो भी होता हो पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली गई अशोक के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति मूवमेंट बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया, इवन भक्ति सेंट्स के बारे में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे रामानुजाचार्य के बारे में आया है। तो काफ़ी सारे सवाल भक्ति मूवमेंट से देखने को मिलेंगे और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो कवर भी करी है।
देखिए अगर आप मेरी हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन तो आप ऐसे पेपर में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर चीज़ें कवर करी और पीवाईक्यूज ही कवर किया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो भक्ति मूवमेंट है उन्होंने उन ट्रेडिशन को अवॉइड किया जो डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, यानी जो विविधता होती है उसे प्रमोट करने वाली चीज़ों से बचा गया, दूरी बनाई गई भक्ति मूवमेंट के द्वारा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्दर्न इंडिया है इनमें भक्ति मूवमेंट रिवॉल्व किया किन के वर्शिप में, तो भगवान राम और कृष्ण के वर्शिप के इर्द गिर्द। तीसरा ये कहा जा रहा है भक्ति मूवमेंट रिलाइड ऑन द डिवोशन ऑफ गॉड बोथ विथ एंड विदाउट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है रूप, और जैसा कि हमने पढ़ा है मेनली दो होते हैं, जैसे दो वर्शिप होते हैं भक्ति मूवमेंट के तहत। पहला होता है सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण का मतलब होता है गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, तो ऐसे जो भक्ति सेंट्स के फॉलोअर हैं जो कि मानते हैं भगवान के रूप है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सगुण वर्शिपर कहलाते हैं। जबकि निर्गुण में क्या होता है, निर्गुण का मतलब होता है गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी वैसे भक्ति सेंट्स जो मानते हैं कि भगवान निराकार होते हैं, और निर्गुण का मतलब यहाँ पे क्या है, विदाउट एट्रीब्यूट्स के, तो वैसे भक्ति सेंट्स जो है वो निर्गुण भक्ति सेंट्स कहलाते हैं। इन पे बहुत सारे सवाल भी आए हैं CAPF में भी, बहुत सारे एग्जाम्स में भी, और हमने कवर भी किया है ऑलरेडी। अगला ऑप्शन देखिए, वाइल तुलसीदास रिप्रेजेंटेड द ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन विथ एट्रीब्यूट्स, संत कबीर फॉलोड द पाथ ऑफ डिवोशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। यानी तुलसीदास जी जो है ये गॉड डिवोशन विथ एट्रीब्यूट्स यानी सगुण वर्शिप के फॉलोअर हैं, जबकि जो कबीर जी हैं, कबीरदास जी, ये क्या हैं, निर्गुण भक्ति सेंट हैं। ये आपको बताना है, ये 4 ऑप्शंस हैं, नॉट करेक्ट पे आपको फोकस करना है। दोस्तों हाल ही में मैंने ये चैप्टर कवर किया था, थीम 6 यानी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाला, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और 8 से 18 सेंचुरी का टाइम पीरियड है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर साल इससे किसी न किसी रूप में सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये समझा था कि जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में समझा, किस तरीके से सेविज़म वगैरह को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सब चीज़ें तो हैं ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने पोएम्स एंड प्रेयर्स देखा, जिसमें हमने ये देखा कि 2 तरीके से भक्ति ट्रेडिशन को क्लासीफाई किया गया, जिस पे सवाल भी बना है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं ब्रीफ में। देखिए जैसा कि मैंने बताया सगुण और निर्गुण के बारे में, सगुण का मतलब है विथ एट्रीब्यूट्स। हिंदी में जहाँ भी वर्ड सा आता है ये पॉजिटिव सेंस देता है, जबकि निर जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस देता है, यानी नहीं। तो विदाउट एट्रीब्यूट्स वाले निर्गुण कहलाते हैं। और जैसा कि ये हमें आसानी से पता है कि सगुण जो वर्शिप है इसके तहत गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी भगवान और उनके अवतारों स्पेसिफिक डाइटीज़ की वर्शिप की जाएगी। फॉर एग्जांपल भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु दशावतारम भगवान है, और यानी जो इनके इनकारनेशंस हैं इनकी भी वर्शिप की जाती है सगुण वर्शिप के तहत। जबकि अगर निर्गुण वर्शिप की बात करें, निर्गुण भक्ति सेंट्स की बात करें, तो ये बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की। अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें सगुण भक्ति सेंट्स की, तो कौन कौन से प्रमुख भक्ति सेंट्स इनमें आते हैं। सबसे पहले तो नाम आता है तुलसीदास जी का, रामचरितमानस के रचयिता हैं, ठीक है, तुलसीदास जी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे भक्ति सेंट्स हैं, जैसे दादू दयाल जी हो गए, इसके अलावा मीराबाई हो गई, मीराबाई, सूरदास जी, ये सारे सगुण भक्ति सेंट्स हैं। बात करें, अच्छा माई मिस्टेक, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, दादू दयाल जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति सेंट्स हैं, निर्गुण भक्ति, ठीक है, सगुण नहीं। अब बात कर लेते हैं निर्गुण भक्ति सेंट की, तो दादू दयाल जी इसमें हो गए पहले, और दूसरे में आते हैं निर्गुण भक्ति सेंट्स के तहत मोस्ट फेमस कबीर दास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और ये हमें पता भी है कि गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं कबीर दास जी, इनके दोहे से हम ये साफ तौर से समझ सकते हैं। तो ये 2 मोस्ट फेमस हैं निर्गुण भक्ति सेंट्स। इसके अलावा हाँ एक और वेरी वेरी फेमस गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो ये 3 जो है ये निर्गुण भक्ति सेंट्स हैं। नाउ देख लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट मेजरली जो है ये भगवान राम कृष्ण इनके वर्शिप के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तीसरा भी बिल्कुल सही है, 2 तरीके से देखने को मिलते हैं भक्ति मूवमेंट। और चौथा भी बिल्कुल सही है, अभी हमने ये कवर किया तुलसीदास जी और कबीरदास जी के बारे में, तो ये भी सही है, यानी B, C और D सही है। तो जो हमारा आंसर है A, ये करेक्ट है, बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था।
इसे भी आप ऐसे भी सकते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट है इनमें हमने देखा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में अगर हम जाएँ तो अलवार और नैनान भक्ति सेंट देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें तो जो भक्ति मूवमेंट है ये अलग लैंग्वेज में साउथ इंडिया के मुकाबले देखने को मिलता है। इवन जो ट्रेडिशंस हैं ये भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया है इवन भक्ति मूवमेंट के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है द इमीडिएट एंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज एन अर्जेंट नेसेसिटी। ये कौन से रेजोल्यूशन के तहत कहा गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? देखिए क्या कहा जा रहा है कि सबसे जरूरी अर्जेंट नेसेसिटी क्या है कि ब्रिटिश रूल एंड हो जाए। तो ऑब्वियसली ये बात किसकी की जा रही? क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत ही गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। यानी इमीडिएट नीड है, अर्जेंट नेसेसिटी है कि ब्रिटिश रूल एंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज हमने थीम्स एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में इसके डिस्कस किया है और इस चैप्टर से सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी सारे सवाल आए। इवन 2023 में भी क्वेश्चन आया और इस चैप्टर से सीडीएस में भी क्वेश्चन आया, अभी एनडीए में भी क्वेश्चन आ गया है। सांची से संबंधित ये सवाल है। पहला ये कहा जा रहा है कि जब सांची डिस्कवर किया गया 1818 में तो 4 में से जो 3 जो गेटवे थे ये स्टैंडिंग थे, बट जो चौथा है वो ज़मीन पे गिरा पड़ा था। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि जो सांची में एनिमल्स डिपिक्ट किए गए हैं उनमें कौन कौन से एनिमल है? एलिफेंट्स भी हैं, हॉर्सेस भी हैं, मंकीज भी हैं और कैटल भी हैं। आपको करेक्ट ही बताना है, तो आंसर करिए इस क्वेश्चन को। ये जो चैप्टर है थीम 7 वाला, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है और हमने लाइन बाय लाइन कवर भी करी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी। सबसे पहली चीज़ तो यही, विजयनगर यानी सिटी ऑफ फैक्ट्री कहा जाता है। तो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच ये प्रेजेंट। अब ये डिस्कवरी पर 2-3 बार सवाल पूछ लिया गया है सीडीएस में और कई सारे एग्जाम्स में। तो जो हम्पी के र्यून्स है इसकी डिस्कवरी कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेंजी के द्वारा। भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? देखिए भारत के सर्वेयर जनरल की बात की जा रही है, मैकेंजी होगा। और बंगाल के कौन थे ये आप कमेंट करके बताइए, मैंने हाल ही में इसे डिस्कस किया था। बॉक्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओडिशा के अंदर 15th सेंचुरी में एक पावरफुल डायनेस्टी की बात की जा रही है, गजपति डायनेस्टी की। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ही माइनर सा फैक्ट है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सिविल सर्विसेज के अंदर आया और बहुत ही टफ क्वेश्चन था, वो सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिविल सर्विसेज 2022 का है। आपको बताना है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि डच ने जो अपनी फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करी ये ईस्ट कोस्ट के अंदर गजपति रूलर्स के द्वारा ग्रांट की गई थी। अब आप सोचिए, गजपति रूलर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ओडिशा के अंदर 15th सेंचुरी की ये एक पावरफुल डायनेस्टी थी, बट डच जो है ये 16th सेंचुरी के बाद ही अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पोर्टुगीज़ के बाद ये आते हैं। पहला तो गलत है और जैसे ही आप पहले को एलिमिनेट करेंगे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 2 और 3। तो अब हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लिंकेज। जैसे ही आप किंगडम डायनेस्टीज इनको लिंक कर लेंगे तब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप देखिए किसी भी बुक में डायरेक्टली तो लिखा होगा नहीं कि डच गजपति रूलर्स ने डच को ज़मीन डोनेट करी फैक्ट्रीज लगाने के लिए या नहीं करी, ये बातें डायरेक्टली नहीं लिखी होंगी। बट जब हमें सेंचुरी के बारे में आइडिया है या हमें लिंकेज पता है तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। बाकी के स्टेटमेंट्स आसान है बट केवल इनके दम पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। देखिए ये तो हो गई विजयनगर वाली बात। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे थीम 4 में, थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग वाले चैप्टर में। इसमें सांची के बारे में अलग से डिस्कशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी चैप्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वाल्टर एलियट हैं, जिन्होंने जो कमिश्नर थे गुंटूर के, जिन्होंने अमरावती को विजिट किया और काफ़ी सारे स्कल्पचर पैनल्स पर डिस्कशन भी किया, इनके बारे में सवाल पूछा गया सिविल सर्विसेज 2023 में। इसके बाद अगर हम देखें तो सांची देखिए 1818 में डिस्कवर की गई है और इनमें से 3 में से जो 4 गेटवे हैं ये स्टैंडिंग थे। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो साल भंजिका के बारे में डिस्कशन है, जो कि सवाल भी पूछा गया सीडीएस में रिसेंटली। इसी के तहत अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे जो फाइनेस्ट डिपिक्शंस हैं इनमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं और इनमें कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं? तो एलिफेंट हैं, हॉर्सेस हैं, मंकीज़ हैं, कैटल हैं, ये एनिमल्स शामिल हैं। तो जो जातक टेल्स हैं इनमें बहुत सारे एनिमल्स स्टोरीज भी हैं। जातक टेल्स क्या है? तो ये बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं, इवन गौतम बुद्धा के अर्लीस्ट लाइफ बर्थ से भी एसोसिएटेड हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2।
अब ये क्वेश्चन अगर जिनका गलत हुआ है तो देखिए गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड कंसेप्ट है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन और हमने कई बार बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार जब हम थीम्स एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे उस टाइम पे डिस्कस किया है। इसके अलावा जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार पहले भी सीडीएस में, उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया है। एक बार तो मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया था। तो जो 16वीं सेंचुरी का टेक्स्ट है चंडी मंगल, ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है? हेमा सरस्वती, माधव कंडाली, तुकाराम या मुकुंदरम चक्रवर्ती? तो जो थीम्स एनसीईआरटी का हमारा पीजेंट जमींदार एंड स्टेट वाला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशकश के बारे में मैंने आपको बताया था। पेशकश क्या है? एक तरीके का ट्रिब्यूट होता था मुगल स्टेट में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बिकॉज कीवर्ड्स हमेशा से ही फोकस में रहे हैं। इसके बाद देखिए सोर्स 3 में क्या है कि जो 16वीं सेंचुरी का एक बंगाली पोयम है, नाम है चंडी मंगल, ये कंपोज किया गया मुकुंदरम चक्रवर्ती के द्वारा। इसके संबंधित ये पोयम बताया गया है और इस पोयम के जो हीरो हैं इनका नाम है काल केतु और ये किंगडम स्टेब्लिश करते हैं फॉरेस्ट को क्लीन करके। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। देखिए पहले जो सील सिस्टम में क्वेश्चन थे ये हमारी न्यू वाली जो एनसीईआरटी से इनमें से कम ही सवाल देखने को मिलते थे, लेकिन 2023 के बाद से 2022 में भी इवन काफ़ी सारे जो सवाल हैं ये थीम्स एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली सॉल्वेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विजयनगर एम्पायर के बारे में है। पहला ये कहा जा रहा है कि जो रॉयल सेंटर था विजयनगर एम्पायर का ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। दूसरा ये कि 60 से ज़्यादा टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और जो 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्हें पैलेस के रूप में, महलों के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। करेक्ट ही बताना है, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट बताना है। सो हम थीम्स एनसीईआरटी को और अगर चलें तो ये देखिए विजयनगर एम्पायर वाला चैप्टर है। यहाँ पे हमने रॉयल सेंटर के बारे में बात करी थी कि ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में जो पूरा सेटलमेंट है इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। इसमें 60 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और इनमें से जो 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स हैं ये पैलेस के रूप में भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। यानी जो तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं इनमें कोई गलती नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। पहला ये कहा जा रहा है कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ जो प्लो हैं यानी जो हल हैं ये देखने को मिलते हैं चोलिस्तान और बनवाली से। दूसरा ये कहा जा रहा है कि प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेतों के साइड से देखने को मिलते हैं कालीबंगन से, जो कि मेच्योर फेज से संबंधित है। हरप्पन सिविलाइजेशन में जैसा कि हमने डिस्कस किया है इस पर ऑलरेडी, ईयरली, मेच्योर और लेट 3 तरीके के हरप्पन फेजेस देखने को मिलते हैं और लेट हरप्पन फेज में हमें अबेंडेंट सेटलमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ जगहों पे जो इमारतें हैं वो खाली हो गई बहुत जगहों पे। ठीक है, इस तरीके के लेट हरप्पन फेज में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो प्लॉट फील्ड हैं कालीबंगन के इनमें 2 सेट ऑफ फरोज देखने को मिलते हैं जो कि राइट एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को, जो कि ये दिखाता है कि 2 तरीके के क्रॉप एक साथ उगाए गए होंगे और 2 डिफरेंट क्रॉप्स की वैरायटीज होंगी। करेक्ट ही बताना है। ये हैं हमारे ऑप्शंस। तो थीम्स एनसीईआरटी के पहले ही पार्ट के पहले ही चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइन बाय लाइन इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे हमने इस वे में समझा था जिससे चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो बुल जो है ये लोगों को ज्ञात था। बुल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सील्स होते हैं, जो सील्स, इसके अलावा जो टेराकोटा के स्कल्पचर थे इनमें भी बुल के इमेजेस देखने को मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि बुल जो है लोगों को पता था बहुत अच्छे से। इसके बाद जो टेराकोटा मॉडल्स के जो प्लो हैं यानी जो हल हैं जो कि टेराकोटा मॉडल्स के हैं ये चोलिस्तान और बनवाली में देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस देखा है कालीबंगन में कि प्लोड फील्ड्स हैं। तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी है कि किस जगह पे, किस साइट पे प्लोड फील्ड के सेक्स देखने को मिलते हैं, तो कालीबंगन राजस्थान में। और ये जो एसोसिएटेड है ये ईयरली हरप्पन फेज से जुड़ी हुई है। ठीक है, ना ही मेच्योर ना ही लेट, ईयरली हरप्पन फेज की हम बात कर रहे हैं। और ये जो फील्ड्स हैं इनमें 2 सेट ऑफ फरोज देखने को मिलते हैं जो कि राइट एंगल पे कट करते हैं, जिससे साबित होता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं ये साथ में उगाए गए होंगे। टेराकोटा बुल की इमेज आप देख सकते हैं, इस इमेज को देखिए, ये टेराकोटा बुल की इमेज है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। केनाल के भी टेसेस देखने को मिलते हैं, यानी जो नहर है जिसके आधार पर सिंचाई की जाती होगी एग्रीकल्चरल फील्ड्स की, ये हमें सोर्टुगाई अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। देखिए अफगानिस्तान में कम ही इंडस वैली के साइड्स हैं, तो नाम याद रखिएगा। सोर्टुगाई कहाँ है, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। अफगानिस्तान में है, किस लिए फेमस है, तो केनाल के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
इसके अलावा ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट ईयर CDS और सिविल सर्विसेज दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया। वाटर रिजर्वोयर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? धोलावीरा, गुजरात में। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सिर्फ एक वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट गलत है, मैच्योर। मैच्योर ने हम ईयरली फेज की बात कर रहे हैं। वैसे भी आप लॉजिकली भी सोचते तो हमें पता है मैच्योर फेज के बारे में हमें कम ही आइडिया है, क्योंकि अबेंडेंट सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए एंड ऑफ द सिविलाइजेशन के टाइम पे कि हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से CAPF में पूछा भी गया है। क्या एविडेंस है कि 1800 BCE में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं जैसे चोलिस्तान वगैरह ये अबेंडन्ड हो गई हैं। सही आंसर क्या है इस सवाल का? पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 1997 का डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि इस अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट में जो किंग अशोक है इनके पर्सनल नाम का जिक्र मिलता है। बेहद आसान सवाल है। आंसर क्या है? मास्की। तो ये देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने अलग से एक वीडियो में डिस्कस भी किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पता होना चाहिए, किस एरिया में किस भाषा और किस स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, कौन कौन सी भाषाएं नहीं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। कुछ जो एडिक्ट्स हैं उनके बारे में स्पेशलिटीज़ पता होनी चाहिए, जैसे बेरत के बारे में मैं डिस्कस कर दूँ क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के ऑप्शंस में से। तो बेरत जो है ये जयपुर में है और ये अशोक का एक माइनर रॉक एडिक्ट है। इस एडिक्ट में अशोक ने पियदस्सी के नाम से खुद को रेफर किया, जो कि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है जो आपको ध्यान रखना है कि बेरत में ही अशोक ने अपनी बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ के बारे में स्पेशली डिस्कस किया है कि वो बुद्धिस्ट जो फिलोसफीज़ हैं इनमें अपना विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद अच्छा सवाल है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। चरक संहिता है, भरत नाट्य शास्त्र है, संगम लिटरेचर है और अष्टाध्यायी है। ये हैं ऑप्शंस। सो देखिए जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, व्याकरण की किताब है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। 4th 6th से लेकर 4th सेंचुरी के बीच का माना जाता है, 4th सेंचुरी BCE के बीच का माना जाता है। तो जो 4 है ये सबसे पहले होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलता है, सही आंसर ऑप्शन C है। बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है ये 4th सेंचुरी BCE हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो संगम लिटरेचर है ये 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी AD के बीच मानी जाती है। इसके बाद बात करें चरक संहिता की, जो चरक हैं, चरक के बारे में आपको पता होगा कि बहुत ही फेमस फिजिशियन थे और इन्होंने जो बुक लिखी है आयुर्वेद से भी एसोसिएटेड थे। चरक संहिता नाम है और ये किनके कॉन्टेम्पररी थे? तो ये थे कनिष्क के कॉन्टेम्पररी। वैसे कनिष्क के कॉन्टेम्पररी वासुमित्र भी थे और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुई है। जो कनिष्क थे ये कुषाण वंश के राजा थे, लेकिन इन्होंने शक संवत की स्थापना की थी। कब? 78 AD में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। तो 4th सेंचुरी वाला आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये 4th सेंचुरी BCE है। इसके बाद ये 3rd है संगम वाला। इसके बाद चरक संहिता हमने देखा, ये लगभग अगर हम देखें तो 1st सेंचुरी AD के आसपास कहलाएगा। और भरत का जो नाट्य शास्त्र है ये 2nd सेंचुरी के आसपास। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑर्डर है ये 4 3 1 2 का है। तो क्या ये सेंचुरी वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आपको एक रफ टाइमलाइन पता होनी चाहिए, खास करके एंशिएंट और मिडिवल में, क्योंकि सेंचुरी के बारे में आइडिया होना चाहिए, ज़्यादातर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और अब जो है ऐसे बहुत सारे सवाल सिविल सर्विसेज में बन रहे हैं, तो इस पर स्पेशल फोकस रखें। हालांकि पहले भी पूछे जाते थे, जैसे एक बार सवाल पूछा गया सिविल सर्विसेज में कि जो इंटरनल सर्जरी है उसके बारे में हमें किस सेंचुरी में आइडिया लगा, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं इंडिया में इसके बारे में किस सेंचुरी में आइडिया लगा। इस तरीके के हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था, बट अगेन जब आप इसमें लॉजिक लगाएंगे कि हाँ इंटरनल सर्जरी और कह दिया गया था आई थिंक 3rd सेंचुरी BCE, तो ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं थी। बाकी के यहाँ पे सही थे। सो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में और बाकी के सवाल को डिस्कस करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।